अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं जनाब। तब्दीली सरकार ने इक़्तिदार की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इनिंग्स कैसी रही, किस खिलाड़ी ने खेल कैसा पेश किया, बड़े बड़े दावे और आवाम से किए गए वादे 100 दिन में कितने पूरे हुए हैं। तब्दीली सरकार आवाम की अदालत में पेश हो गई है। एक एक दिन, एक एक घंटे का हिसाब देने का वादा किया जा रहा है। मसाइल की छुट्टियों में मसरूफ वज़ीर आज़म इमरान खान को छुट्टी का भी मौका नहीं मिला। कहते हैं सिर्फ एक दिन छुट्टी की है। हुकूमत ने 100 दिन में क्या किया, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि हुकूमत को आगे करना क्या है, हुकूमत की अब समत क्या होगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत का भरपूर तरीके से दिफा किया, महंगाई को भी हालात से जोड़ दिया। कहा बिजली महंगी होने की वजह बिजली चोरी होना है। हर साल 50 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म ने 100 दिन की हुकूमती कारकर्दगी के साथ साथ माजी की हुकूमतों की नाक़िस कारकर्दगी का भी खूब चर्चा किया और एक बार फिर उन्हें मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया। तो 100 दिन की कहानी हाल, माजी और मुस्तकबिल के गिर्द घूमती रही है। प्रोग्राम में हुकूमत की 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पर आज बात करेंगे, जिस पर अपोजिशन की जानिब से भी अब रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलते हैं। इब्तदाई 100 दिनों में आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। 100 रोज़ा कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इमरान खान बोले करप्शन से मुताल्लिक हर रोज़ नया इंकशाफ होता है। पूरी अपोजिशन नहीं, चंद लोगों को खतरा है। नैब आज़ाद इदारा है, एक चपड़ासी भी हुकूमत भर्ती नहीं करती। जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है। मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का हल्का फुल्का अंदाज। कहा 100 रोज़ में एक छुट्टी नहीं की, एहलिया को कामयाबी का क्रेडिट देना न भूले। जो ये 100 दिन गुजरे हैं, ये एक छुट्टी, क्यों किसी ने कहा ना एक छुट्टी नहीं ली, एक छुट्टी ली थी सैटरडे को, पहली छुट्टी थी 100 दिन में। तो उनके लिए असल तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इतनी मुश्किल घरेलू जिंदगी ये जो पिछले 100 दिन रही है। महाना 2 अरब डॉलर का खसारा 3 माह में 1 अरब पर ले आए। IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, मुआहदा इन शराइत पर करेंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। वज़ीर ख़जाना असद उमर का तकरीब से खिताब। मुशीर अरबाब शहजाद ने कहा हुकूमत ने 100 रोज़ा अहदाफ में तकरीबन 53% कामयाबी हासिल कर ली है। और हथियार बराए अमन, कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज़। गैर मुल्कियों के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जदीद असलहा तवज्जो का मरकज़। तीनों मुसल्लह अफवाज का CVO पर महारत का शानदार मुजाहरा। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और आज वो 29 तारीख है कि जिसका शायद आवाम को भी इतना इंतज़ार ना हो, लेकिन अपोजिशन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि कब इमरान खान साहब आएंगे और कब बताएंगे कि जो 100 रोज़ के अहदाफ थे या जो वो वादे थे जो वो दावे थे जो इमरान खान साहब की जानिब से किए जा रहे थे, उस पर कितना अमल हुआ है। आज इमरान खान साहब ने तकरीर की है और बकौल अपोजिशन के कि हुकूमत का ये हनीमून पीरियड था जो कि अब आखिरकार ख़त्म हो गया है। तब्दीली सरकार 100 दिन का हिसाब किताब लेकर आवाम के सामने पेश हुई है। हर किसी ने मौजूदा हालात से मुताल्लिक वजाहत भी दी है और कारकर्दगी के बारे में बताया भी है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी सारा का सारा हिसाब किताब यानी कि कच्चा चट्टा कह लीजिए जो आवाम के सामने रखा, अपनी और हुकूमती मुश्किलात बताईं, मुस्तकबिल का प्लान भी बता दिया। सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ कि असद उमर ने क्या कहा। फिर जो 2 अरब का एक करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अब 1 अरब पर ले आए हैं। सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए असद उमर साहब ने बताया क्या है। 2-3 मोटी मोटी बातें कि अभी तक हमने किया क्या। सबसे पहले तो ये खसारा, ये जो तेजी से जो खून बह रहा था, शहरक कटी हुई है, खून बह रहा है, कितनी देर तक जिंदा रहेगा इंसान, उसको रोकना था।
और उसको रोकने के लिए मुश्किल फैसले भी करने थे। वो माहाना $2 अरब का जो खसारा हो रहा था, बैरूनी खसारा, वो पिछले 3 माह के अंदर कम होके तकरीबन $1 अरब से थोड़ा सा ज्यादा रहा, यानी आधा हो गया है। हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। अगर IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो उन शराइत के ऊपर करेंगे जो हम समझते हैं इस कौम की मईशत की बेहतरी के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए। अगर उसके अंदर सख्त फैसले भी होंगे तो हम आपको खड़े होकर सच बोलेंगे और यह नहीं कहेंगे IMF ने कहा था इसलिए कर दिया है। हम कहेंगे इसकी मुल्क को जरूरत है इसलिए करना पड़ रहा है। तो एहसन इकबाल साहब भी मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। मोहम्मद सुहेल साहब, आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। लेकिन आज क्या कुछ रहा है, तकरीब से खिताब किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी। असद उमर की बात मैंने आपको सुनवाई। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने ख़ारजा के मामला ठीक करने के लिए सबसे पहले वजारत ख़ारजा के मामला ठीक किए। 100 दिनों में पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की गई। मज़ीद उन्होंने क्या बताया, क्या कहा, ये उनकी बात भी सुन लीजिए। अगर हमने इस मुल्क पे सरमायाकारी लानी है, अगर हमने इस मुल्क में मुलाजमतों का हसूल हमें चाहिए, तो फिर दरकार है अमन। अमन के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। और अगर अमन चाहिए तो फिर हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और गिरदोनवा ताल्लुकात की बेहतरी हमारी जरूरत है। और वो बिलाखिर तय कर लेते हैं कि हाँ, न्यूयॉर्क में हमारे वज़राए खारजा आपस में मिलेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे। न जाने फिर क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी इस उम्र में शर्मा गई। लगता यह है कि वहां की सियासत आड़े आ गई। बहरहाल खारजा मामलात किस तरह से चले हैं पिछले 3 महीने में, इसकी एक बेहतरीन मिसाल, एक कामयाब मिसाल हमने कल गुज़िश्ता रोज़ देखी है करतार बॉर्डर के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस लाने के लिए 26 मुल्कों से मुआहदा हो गया है। इन मुल्कों में पाकिस्तान के $11 अरब हैं जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। माजी में हुकूमती अरकान ने अकामा बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, किसी ने एक्शन नहीं लिया इस बारे में। सुने इमरान खान साहब की बात। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके अंदर उस एसेट रिकवरी यूनिट का काम था कि बाहर के मुल्कों से MOU साइन करो, अंडरस्टैंडिंग करें उनके साथ कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सिर्फ 26 मुल्कों से जिन्होंने हमें साइन किया, अभी स्विट्जरलैंड की हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि आज हो रहा साइन। 26 मुल्कों से अभी तक जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो वहां इन मुल्कों में हमें पता चला है, वो $11 अरब है। $12 अरब के पीछे हम भाग रहे हैं। ये अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अभी हमें 26 मुल्कों से मिली है UAE से। तो उधर हमें यह पता चला कि हमें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तानी रेजिडेंट यहां हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स मिल गए, लेकिन ये देखें कि इकामे वालों के हमें अकाउंट्स नहीं उन्होंने दिए। अब आपको पता चलना चाहिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इकामा ले रहा है दुबई का, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर इकामा ले रहा है, मुल्क का वो इंटीरियर मिनिस्टर इकामा ले रहा है। हमें क्यों इकामा की जरूरत नहीं है? मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे तो इकामे की जरूरत नहीं है। हमें तो वो एयरपोर्ट पे नहीं, हमें तो VIP से वो ले जाते हैं, तो मुझे इकामे की क्यों जरूरत थी? पिछले प्राइम मिनिस्टर को क्यों थी? क्योंकि अगर आपको इकामा मिल जाए, आपका बैंक अकाउंट वो नहीं हमें बताते, वो दुबई शहरी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों का अकाउंट मिलता है। तो हम जब भी कहीं भी दुनिया में अकाउंट्स मंगवाएंगे पाकिस्तानियों के, इनके अकाउंट्स नहीं आएंगे। तो अब आप समझाएं कि ये मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के वजीर वो इकामा लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने $9 अरब की प्रॉपर्टीज ली हैं। किसी ने कुछ नहीं किया।
तो इमरान खान साहब ने आज 100 रोज़ा कारकर्दगी के बारे में अपनी बताया है, एक तकरीब से खिताब किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, असद उमर साहब ने भी बताया। और इन तमाम टॉपिक्स पर आज बात करने के लिए कि अपोजिशन अब कितनी मुतमईन है ये 100 रोज़ा कारकर्दगी को देखते हुए, इस हनीमून पीरियड को अब इख्तिताम हो गया है इसका, अब आगे हुकूमत ने प्रॉपरली काम का आगाज़ करना है, मुस्तकबिल में क्या करना है, अब हाल कैसा होगा, इसके बारे में भी बात कर लिए। तो एहसन इकबाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आखिरकार ये 100 दिन पूरे हो गए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को भी था। सर, मुतमईन है आप? अवाम के सामने जो नताइज रखे हैं इमरान खान साहब ने, उनकी टीम ने, रिजल्ट से मुतमईन है सर आप? देखिए, वो शायर ने कहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। इमरान खान साहब ने कौम को इंतहाई बड़े बुलंदो बाला दावे किए थे, वादे किए थे और कहा था कि मैं आसमान से सितारे 100 दिन में तोड़ के ले आऊंगा, मेरे पास तमाम होमवर्क मौजूद है। आज की तकरीर सुन के ये मालूम हुआ कि उनके पास किसी भी शोबे में कोई होमवर्क मौजूद नहीं है। हर चीज का जवाब ये था कि हम इसकी पॉलिसी बना रहे हैं। उनकी तकरीर जो है, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लास में कोई पाकिस्तान की डेवलपमेंट का 101 कोर्स में पेपर लिखे कोई तालिब इल्म, उस किस्म की है कि प्लीज राइट ए नोट ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। अब 100 दिन के बाद पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम साहब से एक लेक्चर नहीं सुनना चाहते थे, वो सुनना चाहते थे कि आप अपने ठोस इकदामात बताएं कि जिनसे ये मुल्क आगे चलेगा। इसी तरह जो इन्होंने ऑपोजिशन पर किरदार कुशी की, मैं इनको कहना चाहता हूं कि जिस करप्शन का ये हमें इल्जाम दे रहे हैं, वो कैसी करप्शन थी जिसने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से बढ़ा के 5.8% कर दी। वो कैसी करप्शन थी कि जिसने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद कर दिया। वो कैसी करप्शन थी कि जिसने इस मुल्क को अमन बहाल कर दिया, कराची का अमन बहाल किया, दहशतगर्दी की कमर तोड़ी। तो लिहाजा अब ये सिर्फ हमें इल्जाम दे के अपनी नाअहली और नाकारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकते, इनको अब कुछ करके दिखाना था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज मुझे बड़ी मायूसी हुई कि जो होमवर्क हम इनका सुनते थे, इनके पास तो ना विजन है, ना कोई रोड मैप है और ना ही शायद कोई सलाहियत है। ये आज भी वो सही कहा, उनके मुंह से हकीकत निकल गई कि उनकी अहलिया ही उनको बताती हैं कि आप वजीर आजम बन गए हैं। दरअसल इमरान खान साहब और उनकी टीम आज भी डी चौक के कंटेनर पर ही खड़े हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, पिछले 5 साल वैसे इमरान खान साहब और उनकी टीम भी इसी तरह से तनकीद करती रही आपकी गवर्नमेंट पे। अब उनके जब 3 महीने हुए हैं तो आपके पास भी कुछ ऐसा जितना अच्छा है नहीं कि आप इनके लिए बात कर सकें। आप भी उसी तरह से तनकीद करें और वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क की ऐसा किया था कि उसे अब बेहतर करने में टाइम लगेगा। लेकिन असद उमर साहब ने जो आज बात की है करंट डेफिसिट अकाउंट के बारे में, जो $2 अरब हुआ करता था वो $1 अरब पर आ गया, ये कैसे हुआ, ये मैजिक किस तरह से हुआ है? मोहम्मद सुहेल साहब इस पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। एहसन इकबाल साहब, जरूर मैं आपकी जानिब आऊंगी। मुझे प्लीज दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी बात करने दीजिए। सुहेल साहब प्लीज कहिएगा। देखें, अव्वल तो ये 100 दिन किसी भी हुकूमत के लिए बहुत कम होते हैं। ये तो इस हुकूमत ने खुद ही इतना एम्बिशियस और एग्रेसिव टारगेट रखा था। अगर 1800 दिन उनको हुकूमत करनी है तो 100 दिन 5% ही होते हैं। दूसरी जानिब अगर आप मुझसे पूछें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो मेरे ख़्याल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं कहलाएगी मगर बहुत बुरी भी नहीं कहलाएगी, मिक्स सी परफॉर्मेंस है। मगर अलबत्ता ये ज़रूर है कि जितनी हाइप या जितनी ओवर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की गई थी शायद वो मीट नहीं हो सकी हैं। जहां मईशत में जो चैलेंजेस थे, बहुत शॉर्ट टर्म के पैसे अरेंज करने थे, वहाँ तो सऊदी अरेबिया से या चाइना से फंडिंग अरेंज करके कुछ मरीज़ का बुखार कम हुआ है। मगर जो सबसे बड़ा मसला है, आज भी हम दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई इकोनॉमिक रोड मैप कि अगले 3 साल में 5 साल में जीडीपी की शरह क्या होगी, टैक्स कितना कलेक्शन होगा, ये नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वक्तन फ़वक्तन बताया है कि हम इसको रिलीज़ करेंगे और IMF को सुना है, वो रिलीज़ किया भी गया है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी का जो रोड मैप है वो अभी तक
नहीं दिया गया। आपका जो सवाल था, जो असद उमर साहब ने भी कहा कि $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट $1 बिलियन हो गया है जी। बिल्कुल ये बात सही है, मगर इसमें कितना इस हुकूमत का किरदार है या कितना वो मेजर्स जो केयर टेकर हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने लिए, ये डिबेटेबल है, क्योंकि जो करंट अकाउंट में कमी हुई है उसमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, करेंसी का डीवैल्यू होना का भी रोल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ पीटीआई हुकूमत की वजह से है, उनकी वजह से भी है, मगर इसका कुछ क्रेडिट पिछली 2 हुकूमतों को यानी केयर टेकर गवर्नमेंट को और पिछली हुकूमत को भी जाता है। जी ठीक है, खालिद अजीम साहब और अहमद वलीद साहब भी इस वक्त साथ मौजूद हैं। आप दोनों को भी सर मैं वेलकम करती हूँ। खालिद अजीम साहब, कितना क्रेडिट देते हैं आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो हुकूमत ने अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी सामने रखी है, आप मुतमईन हैं सर इससे? देखिए, पहली बात तो ये है जी कि ये जो 100 दिन है ये कोई हिसाब देने के लिए या ये कह सकें कि कोई नताइज क्या आए, क्या गेन किया, ये इसके लिए नहीं थे, ये थे प्लानिंग के लिए। खुद हुकूमत ने, जैसा कि सुहेल साहब ने कहा, कि इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी और वो यूं महसूस करवा रहे थे कि शायद वो 100 दिन के बाद बहुत इतनी बड़ी कारकर्दगी उनके हाथ आ चुकी होगी कि वो उसके बाद बहुत दावे के साथ ये कह सकेंगे कि पहली मरतबा हमने मुल्क को जो है वो राइट ट्रैक पे डाला है। लेकिन बेशतर चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें कमेटी बनाने का, टास्क फोर्स बनाने का और उसके साथ साथ हम इस पे काम कर रहे हैं, इसी किस्म का जुमला जो है वो हमें सुनने को मिला। तो अभी पता नहीं उनकी वो जो प्लानिंग है वो आगे चल के अगर कोई यील्ड करती है तो कोई बात सामने आएगी। मसलन उन्होंने कहा कि हमने $11 अरब के असासे जो हैं वो पकड़ लिए हैं, और लेकिन वो कैसे वापस आएंगे, उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, उसके बारे में वो बिल्कुल वेग हैं। इसी तरह से उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की हैं जो मैं समझता हूँ कि माजी में भी होती रही हैं। अब वो देसी मुर्गियों के अंडे और वो सारी वो जो चीज़ें कर रहे थे, तो उसको अगर हम शेख चिली की तरफ मंसूब ना भी करें, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि अयूब खान के दौर में भी इस किस्म की चीज़ें चली थी और वो ज़री प्रोग्राम चला करता था, उसमें बाकायदा उसका वो जब ये पोल्ट्री का उन्वान शुरू होता था तो खोल के देखो दोस्तों एक मुर्गी खाना के नाम से उसको ओपन किया करते थे। इस किस्म की चीज़ें कट्टे फरबा करने के प्रोजेक्ट इससे पहले भी चलते रहे हैं, ये कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है। असल चीज़ ये थी कि वो सारे का सारा कोई इस किस्म की चीज़ हमारे इल्म में लेके आते कि जो खुद वो कहते हैं और वाकई है कि जो डेट सर्विसिंग पे सबसे ज़्यादा हमारे अखराजात होते हैं, और अगर वो कर्जे ख़त्म करने की कोई बहुत ठोस मनसूबाबंदी इसमें अब दिखाई देती तो फिर ये कहा जा सकता था कि वो मुल्क को राइट ट्रैक पे लेके जाने की तरफ कामयाब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कर्जों का जो मामला है तमाम हुकूमतें उनके आगे बेबस। लेकिन आपको याद होगा, मैं अहमद वलीद साहब की तरफ बढ़ूंगी इनके इसी बात के साथ कि ये ज़रूर कहा जा रहा था कि 100 रोज़ दे दें उसके बाद तनकीद कीजिएगा। तो अहमद वलीद साहब, आप क्या तनकीद की इजाज़त है सर हमें? देखें, ये इस तरह की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कामयाबी का जश्न इस तरह से मनाना, तो थोड़ी बहुत जो कामयाबी होगी उस पर कैसे मनाया जाएगा, ये बड़ी हैरानी है कि अवाम जो है बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रोड मैप सामने आने वाला है, कोई गुर्बत कम होने वाली है या कोई कारोबार जो है वो बेहतर होने वाला है। कारोबारी अफराद जो हैं वो बड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी लेके आए, रोड मैप लेके आए, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करके लोग बैठे हैं वो सामने लेके आए, इन्वेस्टमेंट्स करें। कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती, जैसे खालिद साहब ने कहा कि ये मछली, कट्टे और ये मुर्गियां, ये सारी चीजें बिक चुकी हैं पहले। यानी ये इमरान खान साहब को पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप अपनी स्पीच में ये कट्टे और मछली और मुर्गियां आप इसमें रखें तो ये बड़ी अट्रैक्ट करेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीजें जो हैं, ऑब्वियसली लोगों को पहले से पता है, देसी मुर्गी जो है, अंडे जो हैं, इस तरह की चीजें तो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं। तो लाहौर में जो 3-4 खेमे लगा दिए उस पर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये बड़ी हैरान कुन तकरीरें थी सारे मिनिस्टर्स की, असद उमर की, जो उन्होंने ऑब्वियसली इकोनॉमी का रोड मैप देना था वो भी कुछ नहीं वाज़े प्लान दे सके कि $11 अरब जो पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है वो गैर डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है। लेकिन उसमें कितना इलीगल है, उसमें कितना जब डिक्लेयर होगा कितना पैसा पाकिस्तान आएगा, इसकी कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं है।
यानी उसी चीजों में अभी तक खेल रहे इमरान खान साहब। अभी वाजे कोई ऐसी चीजें सामने नहीं दे सके कि लोग इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी की बेहतरी के लिए मतलब हुकूमत जो है वो क्या इकदाम करती है, क्या चीजें ऐसी सामने लाती है। इम्प्लीमेंटेशन पे अब जाना है। 100 रोजा कारकर्दगी का जायजा इसी तरह से लिया जाएगा। अब शदीद तनकीद का मजीद और अहमद वलीद साहब, बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जो इमरान खान साहब काफी सालों से, यानी कि पिछले 5-6 साल से तो कर ही रहे हैं। करप्शन पर काबू पाना होगा, पाया जाएगा। तालीम के हवाले से बात की, गवर्नमेंट अस्पतालों के हवाले से बात की। आपके मुताबिक आज की तकरीर मायूस कुन रही। क्या अदनान आदिल साहब भी ऐसे ही समझते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। बहुत अच्छी तकरीर थी, एक खुलूस था उनके अंदर एक दर्द था, उनको फ़िक्र है आवाम के मसाइल की, उनके पास एक विज़न है। और उन जो आप देखिए, हम दो बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक तो ये कि असद उमर ने जो बताया, बहुत ठोस बात बताई कि वो ज़रई कर्ज़े जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अगले 4 साल में उनको 1800 अरब रुपए तक लेकर जाना चाहते हैं। दूसरे छोटे कारोबार जो हैं उनका फोकस ज़राअत पर है और छोटे कारोबार पर है। उनके लिए जो कर्ज़े हैं वो 425 अरब से बढ़ाकर 1900 अरब तक ले जाने का उनका प्रोग्राम है। तो ये बहुत ठोस बात है, एक रोड मैप है कि उनका फोकस ज़राअत पे है और छोटे कारोबार पे है। लेकिन साथ साथ इमरान खान ने ये भी फिर बताया कि फिशरीज भी उनके फोकस में है, और उसके अलावा उनके वो जो हैं सयाहत को भी फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो ज़राअत, सयाहत और छोटा कारोबार, ये उनकी पॉलिसी के 3 अहम सुतून हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब मंसूबे जब शुरू होंगे तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। 2 से 3 साल इनको रिजल्ट लाने में लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अदनान साहब हमारे साथ ऑपोजिशन से एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, तो उनका स्टेटमेंट आप तमाम लोगों की राय से मुत्तफिक होना या ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इस लम्हे पर एहसन इकबाल साहब से बात करना बहुत ज़रूरी होगा। एहसन साहब, बाकी तमाम जो तकरीर के बारे में आपने बात की, लेकिन इसके अलावा जो ऑपोजिशन पर उन्होंने तनकीद की है, जो पिछली हुकूमत को कह लीजिए उन्होंने तनकीद की, एक बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है। कह रहे हैं कि स्टील मिल्स की बेवाओं के पैसे तक रोके हुए थे पिछली हुकूमत ने, जो हम देंगे। सर, इस बात का जवाब देंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि हम अगर इतने बुरे थे तो पाकिस्तान की मईशत डूबती, नीचे की तरफ जाती। पिछले 5 सालों में ये 35 अरब डॉलर कर्जा किसने लिया था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं एहसन इकबाल से कि 35 अरब डॉलर का कर्जा किसने लिया? वो भी मैं अर्ज करता हूं। जी कीजिए प्लीज। ये जो आप हमारे दौर में चीज को कर्जों में धंसाकर चले गए, ये कौन अदा करेगा? मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया। ये कौन साहब हैं? जी एहसन साहब, मैंने तो इनको इंटरप्ट नहीं किया। जी अदनान साहब, पहले एहसन साहब की बात सुन लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। जी एहसन साहब, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमारे दौरे हुकूमत में 5 सालों में मईशत हर साल गुज़श्ता साल से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट पे गई। अब जब हम आए थे तो 200 अरब डॉलर की जीडीपी का साइज था, और जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो ये 305 अरब डॉलर के करीब जीडीपी का साइज हो चुका था। जब आपकी जीडीपी और पाई ग्रो करती है तो योर कैपेसिटी टू बोरो ऑल्सो इंक्रीजेस। जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो मैटर करती है। ये नहीं होता कि कितने पैसे आपने लिए, आपका जो हुजम है उसका कितने तनासुब से आपने लिए। और हमने जो बोरोइंग की वो सारी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर गई। 12,000 मेगावाट 5 सालों में लगे, जबकि इससे पहले 66 सालों में सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे थे। हमने 1750 किलोमीटर की मोटरवेज तामीर की, जबकि आज भी भारत के अंदर 1400 किलोमीटर की मोटरवेज हैं। तो हमारी जो पोर्टफोलियो था वो पाकिस्तान का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था। इसी की वजह से ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ। सीमेंट इंडस्ट्री ने तरक्की की, स्टील इंडस्ट्री ने तरक्की की, क्रशिंग ने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ने, सब ने तरक्की की। इन्होंने आते साथ डेवलपमेंट बजट पे 31% काट लगा दी, और उसके साथ तकरीबन 4 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। वो तमाम मंसूबे जो जारी थे वो बीमार मंसूबे बन चुके हैं, जिनकी कॉस्ट ओवर रन होगी। और इसी तरह हमने अपने दौर में टैक्स रेवेन्यू को 2000 अरब से 5 सालों में 4000 अरब पे पहुंचाया। मैं सुनना ये चाहता था
कि आज असद उमर साहब या इमरान खान साहब ये रोड मैप देते हैं कि हम 4000 से 10,000 लेकिन 5 सालों में कैसे लेकर जाएंगे। मैं इंटरप्ट कर रही हूं सर, क्योंकि आपने माजी की बात कर दी, माजी करीब की बात कर दी, अपनी तमाम आपने बता दिया कि आपने क्या क्या किया था। तो सुहेल साहब साथ मौजूद है, कमेंट ले लेते हैं उनका इस पर। बताइएगा एहसन साहब, जो बात करें वाकई में ऐसे ही हुआ था, इतना ही फायदा हुआ था मुल्क को, मईशत को? देखिए, नंबर्स को तो कोई झुटला नहीं सकता, मगर उसके पीछे भी देखना ज़रूरी है। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 3% से GDP 5.8% हो गई थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ थी और सर्विसेज सेक्टर में भी थी, मगर पिछली जो हुकूमत की ज़्यादातर ग्रोथ थी वो इंपोर्ट लेड थी, जिसकी वजह से कर्जे भी बढ़े और जिसकी वजह से शायद वो लेवल रोज़गार का पैदा नहीं हो सका या मुल्क में वो जॉब क्रिएशन नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। मगर दूसरी जानिब आई थिंक, मेरे ख्याल में बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मेरे ख्याल में हम इस पे ज़्यादा बहस ना करें, हमें बहस ये करनी चाहिए। साहब, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ आपसे, ये चीज़ मैंने एहसन इकबाल साहब से भी पूछी थी कि स्टील मिल्स की बेवाओं के बारे में जो खान साहब ने बात की कि पिछली हुकूमत ने वो रोकी हुई थी, हम इसे रिलीज़ करेंगे, मिली थी उनको तनख्वाहें? सर, आपके इल्म में है? देखिए, ये बहुत माइक्रो लेवल का सवाल है, ये कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का बंदा बता सकता है। मगर मैं एक दूसरी बात पे आने चाह रहा था कि ये हुकूमत ने या 100 दिन में एक जो बात की जा रही है कि डेट बढ़ गया है, मेरे भाई भी बता रहे थे कि जो कर्जे बढ़ गए हैं। चलें, एक चीज़ अगर बढ़ गई है वो बुरी है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डेट मैनेजमेंट होना चाहिए, रेवेन्यू कहाँ से रेज करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, मगर 100 दिनों में कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई कि हम कर्ज़ों को किस तरह कंट्रोल करेंगे, टैक्सेस को किस तरह बढ़ाएंगे। जो 3 महीने के करंट अकाउंट जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट का नंबर आया है वो 25% ज़्यादा है और पिछले 8 साल में इतना ज़्यादा डेफिसिट नहीं हुआ है, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है, जो बाकी खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जो हालात हैं मुल्क के, जहाँ पे इकॉनमी अभी भी बीमार है, वहाँ हमें बीमारी क्यों हुई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीमारी की दवा की जाए और उस दवाई के लिए इकोनॉमिक रोड मैप की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन मुझे प्लीज इजाजत दीजिए एहसन साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि मिली थी उन बेवाओं को तनख्वाहें सर, जिसका जिक्र किया आज इमरान खान साहब ने? जी बिल्कुल, हमारे दौर में मुझे ECC की मीटिंग्स याद हैं कि जिसमें हम स्टील मिल के सैलरीज को अप्रूव करते रहे और उन्हें देते रहे। मैं आपको सिर्फ एक बात करके इजाजत लूंगा, चूंकि दूसरे चैनल्स भी राय लेना चाह रहे हैं। वो ये है कि जो इन्होंने इंपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की, देखिए उसकी वजह यह है कि जब आपकी इकॉनमी ग्रोथ में आती है तो उसके अंदर डिमांड पैदा होती है और कंजम्पशन बढ़ती है, इंपोर्ट होती है। जो कारखाने बंद पड़े थे जब बिजली आई, उनको अपना रॉ मटेरियल चाहिए, 70% प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल इंपोर्टेड इस्तेमाल होता है। फिर 12,000 मेगावाट के जो प्लांट एंड मशीनरी था वो सारा इंपोर्टेड था। हमने इसको कैसे ऑफसेट करना था? इसको आप ऑफसेट करते हैं एक्सपोर्ट से, रेमिटेंस से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। हमारी एक्सपोर्ट भी रफ्ता रफ्ता बढ़ रही थी, रेमिटेंस ठीक थी, स्टेबल थी। हमें मार पड़ी है जब पिछले 1.5 साल में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया तो 4 से 6 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शाये अवे कर गई, जो CPEC के बाद पाकिस्तान में आ रही थी। तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, दैट हैज लेड टू दिस होल। अगर वो ना होता तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे रिजर्व्स को उस पर दबाव न डलने देती। तो हमें ये सबक सीखना है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें इस तरह के T20 मैच खेलने से बचना होगा, हमें सियासी बेयकीनी पैदा करने से बचना होगा, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज को यकीनी बनाना होगा। अगर आज इमरान खान साहब वो सारे अच्छे काम जो हमने किए हैं उनको डिसओन करेंगे और उनको नीचे दिखाएंगे तो कोई उनके ऊपर एतबार नहीं करेगा कि इनकी हुकूमत की पॉलिसी अगली हुकूमत पता नहीं चलाएगी या नहीं चलाएगी। तो इसलिए इनको मैच्योर होना चाहिए। फैसला तो खैर आवाम ने ही करना है। इतना कुछ हुआ उसके बावजूद भी आवाम की जानिब से नहीं आवाज आई, तो इसका मतलब यही है कि वो इमरान खान के ऊपर भरोसा करते हैं। आपका वक्त यकीनन बहुत कीमती है सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगी। खान साहब ने कहा कि ऑपोजिशन के सर उसके लिए आप आवाम का इंतजार कीजिए या फिर आने वाले इलेक्शन का इंतजार कीजिए। मुझे बताइए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के चंद लोगों को खतरा है। सर आपके इल्म में है कि कौन से वो चंद लोग हैं, कौन से वो करप्ट लोग हैं कि जिनको खतरा है? सारे बुरे नहीं अगर इमरान खान साहब ये बात करते हुए, अगर इमरान खान साहब ये बात करते हुए खुद अपने गिरबान में झांक लेते
तो उन्हें पता लगता कि उनके नीचे ही वो सारे लोग बैठे हैं कि जो नैबज़दा हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, लेकिन चूंकि वो हुकूमत में है तो उनको तमाम इम्यूनिटी हासिल है। और जो ताकतवर की वो बात कर रहे थे, आपने देखा किस तरह डीपीओ डीसीओस को इस हुकूमत के ताकतवरों ने, आईजीज को इस हुकूमत के ताकतवरों ने गरीबों पे जुल्म के लिए तबादले कराए हैं। उनकी कहानियां आ चुकी हैं। तो लिहाजा ये प्रोज एंड पोइट्री है, ये रिटोरिक है, और ये वही तकरीरें हैं जो ये कंटेनर से किया सर, करते थे। ये जो वाकयात हुए हैं, ये पंजाब का ही इलाका है सर, और इससे पहले पंजाब में पिछले 5 सालों में क्या मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी रही है और किस तरह से पुलिस के शोबे पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से इल्जामात लगते रहे हैं, वो भी हम सबके सामने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इमरान खान साहब ने रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने पेश किया और अवाम से वो ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। अब अवाम कितना साथ देते हैं और ऑपोजिशन क्या कह रही है, इस पर ये डिस्कशन जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक उनसे अगेन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर आज प्रोग्राम में बात हो रही है और इसी डिस्कशन में खुर्शीद शाह साहब ने भी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर लिया। तारिक आफाक साहब भी साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। खुर्शीद शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। सर, 100 दिन बाद एक बार फिर PTI की हुकूमत ने कई दावे किए हैं, क्या कहते हैं आप, हुकूमत कर पाएगी पूरे? अब एक तरफ उसने कहा था कि मैं 50 लाख लोगों को घर दूंगा। आज 50 लाख लोगों से घर के बजाय वो 5 अरब एक NGOs को दे रहे हैं कि गरीबों को घर बना के दो। 5 अरब रुपए से अगर 5 लाख का भी घर बनना शुरू कर दे तो मल्टीप्लाई कर दे कि ज्यादा से ज्यादा 1000 घर बनेंगे, उससे ज्यादा घर नहीं बनेंगे अगर साल में, वो भी बगैर सूद के। मना उस गरीब को पैसे वापस देने हैं जिसकी पॉवर्टी भी प्रैक्टिकल, जिसकी पॉवर्टी, जो गरीब आदमी है उसकी जो पॉवर्टी रिपोर्ट है हमारे पास, वो आजकल 4 से 5 हज़ार रुपए है महीना आमदनी। अब वो खाए या वो कर्जा वापस। शाह साहब, करप्शन पर एक बार फिर इमरान खान साहब ने बात कर दी है। कहा है कि हुकूमत को काफ़ी सारी मालूमात मिल गई हैं और सारी ऑपोजिशन को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को खतरा है। क्योंकि नैब इनके कहने पे, क्योंकि जब वजीर आजम असरअंदाज होंगे अदारों पे और कहेगा कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, तो जब अपने अदारों को वजीर आजम असरअंदाज होंगे तो वहाँ कौन सा इंसाफ होगा? ये अदारे जब सब सर्वेंट हो जाएंगे तो कोई अदारा फिर काम नहीं कर सकता। फिर वही चीज़ होगी, जो करता है वो भुगतता है। आज तक पाकिस्तान में 70 साल से हमने यही देखा, जिसने कानून बनाया है वही उस गले में पड़ा हुआ है। तो ये अगर ये कहते हैं कि एक सियासतदानों को पकड़ना, लोगों को पकड़ना और ये दिखाना झूठे सच्चे, जिस तरीके से भी ये पकड़ के दिखाओ, हाइप क्रिएट करो, लोगों को दिखा के जो हम ये काम करें। अभी तक शहबाज शरीफ को पकड़ के 1 महीने 1.5 महीने से बंद करके रखा है। कौन सी चीज़ अभी तक वो साबित कर चुके हैं? 1.5 महीना हो गया उनको, 2 महीने एक लीडर ऑफ अपोजिशन को पकड़ के रखा। खुर्शीद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक आफाक साहब, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी। सेहत कार्ड के हवाले से बात की गई है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा नाब के हवाले से, एहतिसाब के हवाले से आपसे बात कर लेती हूँ। तारिक आफाक साहब, तारिक साहब जी, देखिए एहतिसाब के हवाले से जो आपने बात की किरण, एहतिसाब का अशर तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देख लिया था कि 5 साल पहले। आप तो यकीनन विफाकी सतह पे आप कह सकते हैं कि इनकी 100 दिन की जो कारकर्दगी है उस हवाले से आप बात कर सकती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो 100 दिन की कारकर्दगी नहीं है, वहाँ तो इनका 6ठा साल अब जा रहा है। अब उस तनाजुर में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इनका यही नारा था, जब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमने यहाँ पे एहतिसाब कमीशन जैसा एक ऐसा इदारा हमने बनाना है जो बिल्कुल आज़ाद हो, जहाँ पे कोई मुदाखलत ना हो। लेकिन उस एहतिसाब कमीशन के इदारे का जो हशर आज हुआ है वो आपने देख लिया है कि इस हुकूमत ने सबसे पहले काम ये किया है कि 100 दिन का जो इनका प्लान था उसमें कोई और काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एहतिसाब कमीशन ये ख़त्म हो गया। वो कमीशन जिस पर 1 अरब 16 करोड़ रुपए लगे थे और उसने आज तक कोई एक केस नहीं बना सका,
किसी मुलजिम पर भी। एक ज़ियाउल्लाह अफरीदी की मिसाल मैं आपको दूंगा कि जिसको परवेज़ खटक के साथ जब उनकी बनीगाला में लड़ाई हुई थी, उसके बाद से उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। उस एहतसाब कमीशन के आज आप देख लें कि वहाँ पे ताले लगे हुए हैं और उसको रोल बैक कर दिया गया, वो निज़ाम ही ख़त्म हो गया। और आज वही वज़रा जो कल तक उस एहतसाब कमीशन का दिफा करते रहे थे, आज देख लें तो उसके मुखालफत में लगे हुए हैं। परसों यहाँ पे तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें बरमला शौकत यूसुफज़ई ने कह दिया था कि उस कमीशन के अंदर खामियाँ थी, वो कि उस कमीशन के अरकान आपस में उलझ पड़े थे इख्तियारात के वसूली के लिए, और इख्तियार की जो जंग थी उनके अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो गैर फ़ाल हो गया था। अब मुझे ये बता दें कि जब उस कमीशन ने वज़ीर आला पर और उसके अलावा जो उस वक्त का वज़ीर आला था परवेज़ खटक और उसके अलावा 8 वज़रा पर हाथ डालने की कोशिश की, तो उस वक्त से उसको गैर फ़ाल करना शुरू कर दिया गया था। हामिद खान जो इस कमीशन के सरबराह थे, उसने उन मजबूरियों के पेश नज़र उसने जाके फिर अपना ओहदा छोड़ दिया था और वो चले गए थे। तो मुझे ये बता दें कि ये कौन से एहतसाब कमीशन की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। मुल्क की सतह पर अगर एहतसाब की बात हो रही है तो वही नैब जिस पर वो कल तक लान तान करते रहे थे, आज तक वो नैब जो है ना सबसे बेहतरीन और सबसे मौसर इदारा उनके लिए बन चुका है। आज इमरान खान साहब ने खुद कह दिया था कि मेरा तो बस नहीं चलता, वो तो एक आज़ाद इदारा है। यकीनन वो अगर आज़ाद इदारा है तो फिर आपके बयानात के मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा। आगे लेकर चलते हैं, दीगर पैनल के लोग जो मौजूद हैं उनकी जानिब। खालिद साहब, यही बात लेकर आऊँगी, छठा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को KPK में है, लेकिन एहतसाब का वहाँ पर क्या हाल है? और एहतसाब के लिए जब पहली बार इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो क्या बात करते हैं? अपनी तकरीर में करप्शन के हवाले से वो क्या बात करते हैं? लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ से मिसाल कायम की जा सकती थी, KPK में ये हाल है, कैसे चलेगा सर आगे? ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर KPK की जो साबका हुकूमत है यानी PTI के ऊपर जो सबसे बड़ी कोई तनकीद की जा सकती है वो यही है कि एहतसाब का नारा लगा के एहतसाब करने की बात करके उसके बाद उन्होंने जो छोटे पैमाने पे वो काम कारकर्दगी दिखा सकते थे, उसकी बजाय वो नेगेटिव में गई है। और उन्होंने वाकईतन वो जो खुद उनका अपना इंतखाब था जनरल हामिद, उसको खुद उन्होंने फारिग किया। और वहाँ पे ऐसी मिसालें भी सामने आई कि वो लोग जो कि किसी तरह से एहतसाब के मामले में सामने आ सकते थे, उनको कॉर्नर कर दिया गया, बेशतर जो है उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद ये ज़रूर बहरहाल हमें देखना होगा, KPK की जब हम बात करेंगे तो ये ज़रूर हमारे सामने बात रहनी चाहिए कि इससे पहले सिर्फ एक मिसाल 1977 में ये कायम हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटिंग हुकूमत थी और दोबारा लोगों ने उसी को मैंडेट दिया था, लेकिन वो ज़्यादा अरसा चली नहीं, बहुत जल्दी मार्शल लॉ लग गया था। और दूसरी मिसाल ये है कि जिसमें बहुत भारी मैंडेट जो है वो PTI को मिला है, तो मेरा ख्याल है वो खान साहब को खुद इससे भी सबक सीखना चाहिए। मुझे लगता है खालिद साहब कि अदनान आदिल साहब यकीनन इसमें से भी कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल निकाल लेंगे। अदनान साहब जी जरूर, बिल्कुल। साफ बात है कि यही लगता है कि वो जो ना वो तरफदारी कर रहे हैं। कम हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। अवामी नेशनल पार्टी के जो वजीर आला थे उन्हें तो लोग इजी लोड कहते थे कि 30% दे दो किसी प्रोजेक्ट का और ठेका ले लो। तो इतनी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने माजी में देखी, जिसमें बहुत कमी आई। मैं नहीं कहता कि ख़त्म हुई, तो इसी वजह से तो तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं। और ये बहुत यकीनन इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन जो है उसमें कमी हुई है। और वो जिस बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे थे मजलिस अमल के दौर में और अवामी नेशनल पार्टी के दौर में, वो बुरा वक्त अब नहीं। तो अदनान साहब, आप समझते हैं कि जहां पर करप्शन खत्म हो जाए या उसका रेशो कम हो जाए तो वहां पर जो इदारा होता है उसे गैर फाल कर दिया जाए? अहमद वलीद साहब, आपको ऐसा लगा कि अदनान साहब की बात से उसको बेहतर बनाया जाना चाहिए और इक़दाम होने चाहिए, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि करप्शन में कमी हुई है खैबर पख्तूनख्वा। अहमद साहब देखें, किरण यकीन आप अहमद वली साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन मैंने अदनान आदिल साहब से ये पूछना है कि ठीक है ANP पर यकीनन करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, 6 साल अवामी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे रही है। ANP के कितने रहनुमाओं के खिलाफ इन्होंने केस बनाए और उनको जेलें में भेजाएं और करप्शन के इल्ज़ामात के तहत उनको सजाई हुई हैं।
तारिक, आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे पहले अहमद वलीद साहब से बात करने दें, क्योंकि मुझे दोबारा KPK की तरफ आना है। यहाँ पर 6ठा साल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिंध में और पंजाब में दिखाई दे रही हैं, लेकिन KPK में वो दिखाई नहीं दे रही हैं। अब क्या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, या समझती है कि जी दूसरी दफ़ा मैंडेट ले लिया है तो फिर आगे भी हुकूमत बनाते रहेंगे? लेकिन पहले हम जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अहमद साहब देखें, KPK की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली तो 5 साल एक मुनासिब वक्त है कि उसके बाद हम ये कहते पंजाब में बैठ के कि फोरेंसिक का हर टेस्ट जो है KP में हो रहा है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं, हम अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाएं। इंडिया की मिसाल दी जाती है कि केरला जो है वो वहाँ पे एजुकेशन का मेयार बहुत अच्छा है, पूरा इंडिया मानता है उसको। अब 5 साल में अगर KPK का मेयार अच्छा होता, हेल्थ की फैसिलिटीज़ और हर फैसिलिटीज़ में पंजाब के लोग वहाँ इलाज कराने जाते, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दिलवाने जाते, तो फिर तो हम मान लेते। और एहतसाब की बात तो बिल्कुल तारिक अफाक ने क्लियर कर दी कि अगर माजी में करप्शन हुई थी तो उसका एहतसाब किसने करना था? वहाँ के कमीशन ने करना था, जो नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से अच्छी नहीं हैं जिस तरह से पेश की जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि मईशत के हवाले से भी बात चल रही है यहाँ पर। असद उमर साहब ने भी आज तकरीर की है, तो सुहेल साहब आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। सर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी को नज़रअंदाज कर दिया गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 91 पैसे इजाफे की सिफारिश कर दी है। सर, मेरे ख्याल में ये शायद GST की वजह से हो रहा है कि पिछली इस हुकूमत ने टैक्स रेट बहुत कम कर दिए थे, जिसका खदशा IMF की टीम ने भी जाहिर किया था, और जिसका नतीजा हमने ये देखा कि जो सितंबर का करंट जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है वो आसमान पे चला गया। 8 साल के बाद 25% इजाफा हुआ है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो कटौती टैक्सेस में हुकूमत ने की थी, शायद वो कटौती दोबारा एडजस्ट की जा रही है और इजाफा नहीं किया जा रहा। मगर फ़ैसला तो वज़ीर आज़म ने करना होता है, ये तो सिर्फ सिफारिशात होती हैं। मगर एक चीज़ जो ये हुकूमत जो प्रमोट करना चाहिए, ये जो पॉजिटिव चीज़ है, वो भूल कर रिकवरी और करप्शन के पैसों पे ज़्यादा फोकस दे रही है। क्योंकि करप्शन के पैसे अगर $11 बिलियन अव्वल तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वन टाइमर है। ये जो ऑयल प्राइस गिर गई है, एक बहुत बड़ा आप कह लेना कि एक गुड लक है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको हुकूमत कैपिटलाइज कर सकती है और इसके बारे में बता सकती है कि इससे शायद महंगाई की शरह कम हो। ऑल्दो इसमें इनकी खुद की कारकर्दगी नहीं है, मगर ये हुकूमत के लिए और जो गिरती मीशत है उसके लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो मैं आखिरी बात करूंगी। आप तमाम लोगों से प्लीज़ शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा तारिक, कराची में भी और लाहौर में भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम हो रहा है। KPK में क्या गैर कानूनी तजावुज़ात नहीं है? वहाँ पर कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा, या पिछले 5 सालों में नहीं हुआ कभी? देखिए, भरमार है। मैं आपको ये बता दूं कि KP में भी अगर आप देखें तो हर जगह पे तजावुज़ात की भरमार है। लेकिन जो चीज़ कराची में या लाहौर में हमें नज़र आ रही है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी इनके विल की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो ना वो ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। KP में सूरत हाल तो यही है कि यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे है तजावुज़ात। तो पिछले 5 साल और ये 100 दिन तारिक आफाक मुतमईन है कारकर्दगी से या नहीं? अगर मुतमईन होते तो आज ये रौनक किस बात का होता। ठीक है जी, खालिद अजीम साहब, आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? सर, की बात हो रही थी। खालिद साहब देखिए जी, कारकर्दगी मैंने आउटसेट में ये कहा था कि ये कारकर्दगी की एवेल्युएशन नहीं थी, ये प्लानिंग की एवेल्युएशन थी कि प्लानिंग कितनी उन्होंने अच्छी की। मेरे नजदीक तो वो प्लानिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कर सके। ठीक है, आप भी मुतमईन नहीं हैं। अदनान आदिल साहब, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका कमेंट क्या होगा। अहमद वलीद साहब, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गरीबों के लिए 345 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और 40 लाख बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ के लिए ग़िज़ा का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर इस पे अमल हो गया तो इमरान खान को बहुत फायदा होगा, मुल्क को बहुत। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब, खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब एंड तारिक आफाक साहब। आपके साथ साथ सुहेल साहब, आपका भी शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।